गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। मेरा चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल से आपको क्या मिलने वाला हूं बताता हूं। सबसे पहले वीडियोस ऑफ ऑल लेसन, आपके 11 अध्याय हैं और 11 अध्याय की ही वीडियो बन चुकी है और आप उसको देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू, जिस पर आपके टॉप आने का आश्रय रहता है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले भविष्य में भी आपको बहुत सहायता करेंगे आपको जॉब हासिल करने में। वो भी इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी वीडियोज अलग अलग अध्याय की। फिर स्मॉल और बिग आंसर्ड क्वेश्चंस ये भी आपको मिलने वाले हैं। चौथे नंबर पर सॉल्व्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर जो आपको हेल्प करेंगे किस तरह से एक पेपर आता है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिलने वाला है। ये भी सॉल्व आ चुका है और कुछ मैं डालने वाला हूँ। फिर ऑल इंपॉर्टेंट मैप्स, जितने भी आपके मैप्स हैं किसी भी चैनल में आपको ये नहीं मिलेगा, केवल मेरे चैनल में मिलेगा। इजी वे में किस तरह से हम अपने मैप को भर सकते हैं वो आपको मिलेगा। और सबसे अंतिम बात कि मैं इस चैनल से जो कमाई होती है वो अपने गरीब स्कूल के बच्चों को उनकी फ़ीस देने में या दूसरी तरह से हेल्प करने में जो है वो मदद करता हूं। तो आप भी इस मदद में शामिल लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। चलिए आज अध्याय नंबर 10 मूल निवासियों का विस्थापन, इसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। मूल निवासियों का विस्थापन देखिए 17वीं 18वीं शताब्दी में जो यूरोप के बहुत सारे यूरोपीय वो देश है जो बहुत अमीर देश हैं, यहाँ से जो लोग थे वो विस्थापित हो रहे थे। कहाँ जा रहे थे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरफ या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ जो जा रहे थे। उसके पीछे क्या कारण थे वो भी जानेंगे और क्यों गए और वहां पर उन्होंने क्या किया जो वहां के मूल निवासी थे उनको मजबूर किया वहां से दूसरी जगह भागने में या भेजने में। जो अल्पसंख्यक है तो बहुसंख्यक बन गए आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ें और ये कॉलोनीज जो बस्तियां स्थापित की गई जिनको उपनिवेश कहा जाता था यूरोपियों के द्वारा, ये सारी चर्चा आज हम जो है इस अध्याय में करने वाले हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए। उन बच्चों को जो चाहते हैं कि मुझे कुछ बनना है ज़िंदगी में, तो आप अपना परीक्षण लीजिए। मैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं और चाहता हूं कि आप अधिकतर प्रश्नों के आंसर दे सकें। जितने आप दे सकते हैं तो मतलब ये समझ लीजिए कि मैं अच्छी डायरेक्शन में या सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। चलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहा, पृथ्वी को कुल कितने महाद्वीपों में बांटा गया है? कितने महाद्वीपों में बांटा गया है? यस, अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सामने नजर आते हैं। वैसे आपको मालूम है ये 6ठी कक्षा का प्रश्न है। 7 बिल्कुल सही कहा। दूसरा प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तरी अमेरिका का स्थान क्या आता है? क्षेत्रफल के आधार पर नजर आ जाता है। तीसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। एशिया पहले नंबर पर आता है, दूसरा अफ्रीका आता है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा आता है अंटार्कटिका, छठा आता है यूरोप और सातवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। याद रखना इस तरह से आपने। तीसरा प्रश्न, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली मानव निर्मित नहर का नाम, यह है उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। अब इसको अलग करती है एक नहर जो इन दोनों महाद्वीप के बीच में, उस नहर का नाम बताना है। सही है पनामा, पनामा नहर। याद रखना पनामा देश में है पनामा नहर। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है? नजर भी आ रहा है। सही उत्तर है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, पैसिफिक सागर को, ओशियन को। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, याद मैं थोड़ा सा बता दूं पनामा नहर के बारे में। ये जो पनामा नहर है लगभग जो 80 किलोमीटर का जो है वो सफ़र है। अगर देखिए यहाँ अमेरिका को अगर कभी इस जगह से अपना सामान इस जगह के ऊपर भेजना पड़ता था तो 14-15 दिन जो है लग जाते थे। लेकिन इस नहर के बनने से वो काम अब केवल मात्र कुछ घंटों में, 10 से 12 घंटों में ही हम यहाँ पे सफ़र कर लेते हैं। तो सोचिए पनामा देश को जब, वैसे इस नहर को माना जाता है, इतिहास ये है कि पहले फ्रांस ने इसे शुरू किया था बनाना, फिर जो है अपने उपनिवेशों तक पहुंचाने के लिए, लुसियाना तक जो पहुंच रखने के लिए, फिर अमेरिका ने जो है इसे जो है अपने हाथ में ले लिया इस कार्य को और इस प्रकार से। लेकिन बाद में बड़ी मशक्क़त के बाद जो है, बड़ा कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जो है पनामा देश को इसका अधिकार जो है मिल गया। और पनामा को सोचिए इस नहर से, केवल एक नहर से जो है कमाई होती है लगभग $51,000 की कमाई जो है इसके हिस्से में आती है, मतलब उसकी कमाई होती है। तो सोचिए कितना बड़ा जो है
अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा ये हिस्सा जो है प्रदान करती है पनामा नहर। क्लियर हो गया जी। पांचवा, अमेरिका की खोज किस नाविक ने की थी और कब की थी? ये आपके लेसन का ही है। अमेरिका की खोज, इस अमेरिका की खोज यहाँ से जो है स्पेन से कोई गया था, तो कब और किसने करी थी? सही उत्तर है क्रिस्टोफर कोलंबस, 3 अगस्त 1492। मतलब भारतवर्ष की खोज इससे 6 वर्ष बाद हुई वास्को डी गामा के द्वारा, और यहाँ पर जो है 1492 ईस्वी में जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अगला प्रश्न ये रहा, कोलंबस किस देश की खोज के लिए अपनी समुद्री यात्रा पर निकला था? सही उत्तर है भारत। सोचिए, भारत जो है यूरोपीय देशों का मुख्य केंद्र रहा, सोने की चिड़िया। ऐसे सोने धन की तो कमी नहीं थी, लेकिन ऐसी वस्तुओं की भी कमी नहीं थी जिनको लेने के पश्चात ये कई गुना पैसे जो है इनको यहाँ पर मिलते थे। तो धनी होने का कारण था भारत की खोज। सोचिए, और हम आज उसी भारत को छोड़कर जो है इन देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम किस दिशा में अग्रसर है वो भी आपका इतिहास बताता है। 7वां प्रश्न ये रहा, कोलंबस अमेरिका के किस द्वीप समूह में सफल रहा? देखिए, कोलंबस जो है वो लगातार जो है एक मैं कहता हूँ कि कोलंबस की जो है जो जानकारी थी वो इतनी बड़ी थी, वो उसको मालूम था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, और उसको ये भी मालूम था कि अगर हम पश्चिम की तरफ से भी जाएंगे तब भी हम भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन उसको इस भूमि का मालूम नहीं था कि बीच में कोई भूमि भी पड़ती है। लेकिन उसको मालूम था कि मैं पूरब से नहीं जाऊंगा, मैं पश्चिम की तरफ से जाऊंगा, क्योंकि अधिकतर जो नाविक थे वो पूर्व की दिशा से जा रहे थे, लेकिन ये पश्चिम की दिशा। और यही कारण था कि जो है कोलंबस को लंबे समय तक जो है जाने की अनुमति नहीं मिली। सबसे पहले वो पुर्तगाल देखे, हालांकि वो खुद कहाँ का था, इटली का रहने वाला था, इटली यहाँ पड़ा। वो कहाँ पहुंचा पहले, क्योंकि पुर्तगाल और जो स्पेन थे वो पहले वो देश थे जिन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए, जिनको होड़ लगी थी कि सोना चांदी जो है प्राप्त करना है, इसलिए वो नाविकों की सहायता करते थे। अब यहाँ पे पुर्तगाल में जाता है लेकिन वहाँ उसको नहीं मिलता, फिर वो स्पेन में पहुँचता है, स्पेन के शासक के साथ वो बात करता है और अंततः वो उसे भेज दिया जाता है। तो जब वो चला जाता है 1492 ईस्वी में, और ये 3 अगस्त 1492 ईस्वी में उसने जो खोज करी थी, और अगर इतिहास को खंगालेंगे तो सर्वप्रथम उसने जो है वो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को ये पहुंचा था क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका। लेकिन किस द्वीप समूह में पहुंचा था वो आपको बताना है। सही उत्तर है बहामा द्वीप समूह। ये अमेरिका है। ये जो छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पर देखेंगे, छोटे छोटे द्वीप है, ये क्यूबा है बड़ा सा द्वीप, और यहाँ साथ में ये जो छोटे द्वीप है इनको कहा जाता है बहामा द्वीप समूह। तो यही एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है गुआनाहानी। यहाँ कोलंबस सबसे पहले जो है पहुंचा था, और स्पेन ने बाद में इसका नाम बदल कर रख दिया था सैन सेल्वाडोर। क्या नाम रखा था? सैन सेल्वाडोर। तो याद रखिए, ये इसका इतिहास हो गया। 8वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का स्थान कितने नंबर पर आता है? मैंने आपको बताया था, और अंतिम स्थान आता है और वह है 7वां। अगला प्रश्न 9वां, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुल कितने देश पड़ते हैं? जो उत्तरी महाद्वीप, ये जितना ऑरेंज वाला है ये सारा उत्तरी महाद्वीप पड़ा, और इसी में ही जो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक देश शामिल पड़ता है। तो इसमें बड़े 2 देश में अगर कहूँ तो एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पड़ता है, यहाँ कनाडा पड़ता है, मैक्सिको पड़ता है, ग्रीनलैंड पड़ता है, तो पनामा भी उनमें देश है सबसे अंतिम छोर के ऊपर। तो ये सारे देश उसमें पड़ते हैं। तो बताना है कि कितने कुल देश हैं, तो सही उत्तर है 23। याद रखना 23, और लगभग 22 ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर दूसरे देशों का अधिकार आज भी है। फिर इसी तरह से अगला प्रश्न है 10वां, वो है अंतिम, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश पड़ते हैं? क्योंकि इसी में हमने ऑस्ट्रेलिया को भी पढ़ना है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, देखिए ऑस्ट्रेलिया तो आपको मालूम है ये बड़ा देश है, 80% भूमि पूरे महाद्वीप की इसी के पास है, लेकिन और भी तो देश है ना। तो कितने देश इसमें, महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, तो कुल महाद्वीप कितने हैं? 14। याद रखना 14 महाद्वीप, और 9 ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे कॉलोनीज है जिनके ऊपर अभी भी दूसरे देशों का अधिकार है। तो 14 देश। क्लियर हो गया? तो अगर आपके अधिकतर जो प्रश्न सही हुए हैं तो मान लीजिए आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और मेरी तरफ से आपको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं, आज हमने क्या पढ़ना है इस पहले भाग में, इस वीडियो में। पहला हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक जानकारी। क्या है भौगोलिक जानकारी, वहां पर भूगोल कैसा है वो पढ़ेंगे। फिर उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं कैसे दिखने में लगते हैं, और वो क्या खाते, क्या पीते, क्या पहनते थे, उनके बारे में जानेंगे। यूरोपियों से जब मुकाबला हुआ इन लोगों का तो क्या हुआ, इनकी जीत हुई, हार हुई है, क्या हुआ। और संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार जो है, ये जो अमेरिका है संयुक्त राज्य जो एक देश है उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उसका विस्तार पहले से ऐसा ही था, उसके बारे में सारी जानकारी हम जो है वो पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम
उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की भौगोलिक जानकारी। भौगोलिक, देखिए अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। भौगोलिक जानकारी में पूर्व में अगर बात करें तो पूर्व में क्या पड़ा, यहाँ पर अटलांटिक महासागर पड़ा, और पश्चिम में पड़ा यहाँ पर क्या, कौन सा सागर है, यस पैसिफिक, जिसे कहा जाता है, पैसिफिक को क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर। तो याद रखना, पूर्व में अटलांटिक महासागर से लेकर ये पश्चिम में कहा प्रशांत महासागर से फैला हुआ था, और उत्तर में उत्तरी ध्रुव से लेकर, उत्तरी ध्रुव ग्रीनलैंड इसमें शामिल है, उत्तरी ध्रुव से लेकर आर्कटिका इसमें शामिल है, तो वहां से लेकर जो है ये दक्षिण में जो है वो कर्क रेखा तक जो है फैला हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो है वो फैला हुआ है। ये कौन महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। ये हो गया इसका भूगोल। अब जानिए यहाँ पर जमीन किस तरह की, देखिए यहाँ पर भी जो है जैसे भारतवर्ष में थार मरुस्थल है हमारे पश्चिम हिस्से में, उसी प्रकार से यहाँ भी पश्चिम हिस्से में, इसका पश्चिम हिस्सा खासकर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का पश्चिम हिस्सा, यहाँ पर दो बड़े जो है मरुस्थल हैं, एक है अरिजोना और दूसरा है नेवाडा। ये है आपका अरिजोना और नेवाडा। नेवाडा ऊपर की तरफ को, अरिजोना नीचे की तरफ को, तो इस प्रकार से पूरा जो है अरिजोना और नेवाडा का मरुस्थल जो पड़ता है। और यहाँ पर एक बात आएगी, महान मरुस्थल कहा गया, तो ये वही है अरिजोना और नेवाडा का जो है मरुस्थल, तो याद रखना आपने। इसके अलावा जो कनाडा है उसकी भूमि की 40% पर के ऊपर वन पाए जाते हैं, और आज भी अगर हम देखेंगे आपके घर के पास ही अगर कहीं पे जो है डिपू होगा तो वहाँ पर कनाडा पाइन के नाम से एक जो है लकड़ी आई होगी, तो कितना वहाँ पर जंगल है और उस लकड़ी की कितनी मांग है, बहुत खूबसूरत है। तो इस प्रकार से 40% भूमि के ऊपर वन थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है तेल हो, गैस हो, जितने भी खनिज है उसकी भरमार है अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन सी है, गेहूं, मकई और फल। गेहूं, मकई यहाँ के मुख्य खाद्य जो है वो फसल है, और फल। क्लियर हो गया। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अगर उद्योग की बात कर रहे हैं तो वो है मछली उद्योग। सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन जो है इसी महाद्वीप में होता है और बेची जाती है। अब आता है, ये तो हो गया 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो ये आप इजीली जवाब देंगे, मैं जानता हूं। अब आता है मूल निवासी, वहां के मूल निवासियों की बात कर लेते हैं कि वहां के जो मूल निवासी कब से रह रहे हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका में माना जाता है, उत्तरी अमेरिका में, ये है अमेरिका आपका, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जो आदमियों का माना जाता है कि लगभग 30,000 वर्ष पहले जो है अस्तित्व में आए होंगे। प्रथम जो निवासी था यहाँ पर निवास जो है कर रहे होंगे 30,000 वर्ष पहले। क्लियर हो गया। लेकिन ये आए कहां से, ये बोलते हैं कि यहाँ के नहीं थे, ये बाहर से आए थे। बाहर कहां से आए थे, ये एशिया महाद्वीप से। याद रखना आपका महाद्वीप एशिया है, और एशिया महाद्वीप में ये रसिया का जो क्षेत्र है यहाँ से साइबेरिया से होते हुए अलास्का पहुंचे। अलास्का जो है वो अमेरिका का ही भाग है। देखिए अमेरिका ये भी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसका ये हिस्सा भी जो है जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो साइबेरिया से अलास्का के बीच में जो है ये भाई भूमि सेतु था। भूमि सेतु याद रखना 30,000 वर्ष पहले जो है क्या था, वहां पर जो हिमयुग का अंतिम समय हो रहा था, हिमयुग समाप्ति की तरफ था। हिमयुग जब जमीन जो अधिकतर जो जमीन थी उसके ऊपर क्या था, बर्फ ही बर्फ था। लेकिन इसका मतलब है उस समय जो समुद्र की जो गहराई थी वो कम थी और उस वजह से जमीन जो है वो दिखती थी। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलता चला गया और ये जो हिम सेतु था ये डूबता चला गया। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल मैं अगर आप दूं, हमारे श्रीलंका और भारत के बीच में भी एक सेतु था जिसे कहते हैं राम सेतु। तो हो सकता है किसी समय वो भी जो है इसी तरह से जमीन जो है, क्योंकि पानी कम था, अधिकतर जो बर्फ था, तो इस कारण जो पानी कम था समुद्र में, जैसे जैसे जो है हिमयुग खत्म होता चला गया और वैसे वैसे जो है ये सारे जो है जो उथले जगह थी वो डूबती चली गई। और आज आप ये सेतु नहीं देख सकते हैं, जो भूमि सेतु जिसकी बात करें, जहां से होकर मानव पहुंचा था पैदल, कहां पे, अलास्का से होता हुआ और फिर अमेरिका, और अमेरिका से 10,000 वर्ष के लगभग जो है ये दक्षिण की तरफ जो बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि ये सभ्यता इस प्रकार से शुरू हुई वहां पर। फिर एक और खुदाई में जो चीज, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे नहीं कही जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो है साइंटिफिक तौर पर जो अध्ययन के द्वारा जो है 14 कार्बन विधि के द्वारा जो है ये घोषित हुई है चीजें। तो अब माना जाता है कि वहां के सबसे खुदाई में सबसे प्राचीनतम जो चीज मिली हुआ है, एक जो तीर था उसकी नोक वहां पर मिली है और वो मानी जाती है 11,000 वर्ष पुरानी जो है वो मानी जाती है। आज से 11,000 वर्ष पहले की क्या थी वो, एक तीर की नोक। वहां के जो निवासी थे कहाँ फले फूले, ये नदी घाटियों में, जैसे भारतवर्ष में भी जो है जो हमारी सभ्यता हड़प्पन सभ्यता है वो नदी घाटी, खासतौर पर जो है इंडस वैली जो है वहां पर ये, या हिंदू जो नदी है, सिंध नदी जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र है
इंडस रिवर्स, हमारे हिमाचल की भी जो 4 नदियां हैं उसी की जो सहायक नदियां हैं, इनके आसपास के क्षेत्र में वो, क्योंकि इन नदी वाले क्षेत्र में क्या मिलता है, पानी मिलता है और उपजाऊ जो ज़मीन होती है जहाँ से हम कृषि कर सकते हैं, खाने के लिए जो अनाज प्राप्त कर सकते हैं, मछली प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वजह से उन क्षेत्रों में इसी प्रकार से वहाँ पर भी नहीं जगह के ऊपर क्या मिलता था, मछली उनका और मांस खाना उनका सबसे बड़ा जो है वो, क्योंकि इसी जगह के ऊपर जानवर भी आएंगे ना जहाँ पर घास उगी होगी या पानी होगा। तो यहाँ पर जो एक जो जानवर जिसे जंगली भैंसे कहा जा सकता है, वो इस तरह के होते हैं। हमारे भैंसों के ऊपर इतने रुएदार जो है वो बाल नहीं होते हैं, इनके ऊपर होते हैं और इन्हें कहा जाता है बाइसन। आज भी ये बहुत बहुसंख्या में वहाँ पाए जाते हैं। तो इनको खाने, इनका मांस प्राप्त करने के लिए जो है वो लोग इनका शिकार करते थे और इस प्रकार से अपना जो है, लेकिन इसके अलावा वो साग सब्जियां भी खाते थे। मकई उनका जो मुख्य अनाज था उसे भी उगाते थे, वहां से भी वो अपना पेट जो है भरते थे। फिर आता है यस एक चीज जिसका रास्ते का नाम याद रखना है, ये जो रास्ता है इसे कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट, जिसे जलडमरू कहा जाता है। हम कहते थे जलडमरू और इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट्स, जहां से जो है साइबेरिया से अलास्का की तरफ जो है मानव आया था 30,000 वर्ष पूर्व। अब आ जाओ तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो बड़े पैमाने पर कृषि नहीं करते थे। बड़े पैमाने पर याद रखना, कृषि नहीं करते थे बड़े पैमाने पर। बड़ा पैमाना क्या हुआ कि जितनी मेरी आवश्यकता है उससे ज्यादा करना, कृषि करना, वो क्या हुआ, वो लालच कहलाता है। इसका मतलब लोगों में उस समय ये भावना नहीं थी कि मुझे अधिक से अधिक पैसा मुनाफा कमाना है, उनका सिर्फ इतना था कि वो निर्वाह करना। तो निर्वाह कृषि की जाती थी, याद रखना ये शब्द, निर्वाह कृषि की जाती थी कि जितनी कर मुझे आवश्यकता है मैं उतना कर उत्पादन जो है वो करूंगा। जबकि जो दक्षिणी जो अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका में जो है राजशाही साम्राज्य का विस्तार जो उस समय हो चुका था, या लोग ज्यादा से ज्यादा जो है मुनाफा कमाना, कृषि करना ये प्रारंभ हो चुका था। लेकिन उत्तरी अमेरिका में ऐसा नहीं था और इसलिए वहां के लोग जो है मलकियत नहीं रखते। मलकियत क्या होता है, ऐसी जमीन जो मेरे नाम पे है, जिसके ऊपर मेरा कब्जा है। देखिए वहां पे जमीन की कमी नहीं थी, लोग बहुत कम थे, बहुत कम संख्या में थे, इसलिए जो है जिस भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता उसके बाद अगली जगह जमीन पर जो है वो खेती करते थे। तो किसी जमीन को उन्होंने मलकियत नहीं बनाया, महसूस भी नहीं हुआ। और क्योंकि उनका जो क्या था, मकसद क्या था, सिर्फ भोजन प्राप्त करना और आश्रय से ही संतुष्ट प्राप्त करना। तो संतुष्ट लोग थे, एक तरह से पूरी तरह से संतुष्ट लोग। और कैसे व्यवहारिक लोग थे वो देखिए, उनकी परंपरा क्या थी कि औपचारिक संबंध स्थापित करना, संबंध मैत्रीपूर्ण बनाए रखना। अगर कभी वो मैत्रीपूर्ण संबंध किसी कारण ना रहे तो उपहार देकर आदान प्रदान करके जो है वो फिर से संबंधों को बनाना। मतलब वो शांति से रहने वाले लोग थे, किसी से लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे। वो अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते थे, लेकिन ये जो भाषाएं थी, इनके द्वारा जो भाषाएं बोली जाती थी, ये बोली ही जाती थी, कभी लिखी नहीं गई, इसलिए इनकी कोई लिपि नहीं है और इसलिए इन भाषाओं का जो है जल्दी ही अंत भी हो गया। तो कुशल कारीगर थे ये लोग और सुंदर कपड़े भी बुनते थे, सुंदर कपड़े भी बुनते थे और कुशल कारीगर थे। ये है पूरे वहां के स्थानीय लोगों की विशेषता, जिसके ऊपर 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, आसानी से आप जवाब दें। यूरोपियों से मुकाबला। अब हुआ कि यूरोपियन जब लोग यहाँ आए, यूरोप से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे जो है, पोलैंड, ये सारे वहाँ के देश है। तो ये आए कहाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ या अमेरिकी महाद्वीप की तरफ आए। तो उनका मुकाबला हुआ यूरोपियनों से, वहाँ के स्थानीय लोगों का, उसके बारे में। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है 1492 ईस्वी में जो अमेरिका की खोज करी और उसमें सबसे पहले कौन देश शामिल हुए यहाँ आने में, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन जो न्यू स्पेन बनाया, पुर्तगाल भी उसके बाद पश्चात आए। लेकिन उसके बाद जो है 2 और रेसेस आई, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इंग्लैंड से लोग आए और फ्रांस से लोग आए। तो इन्होंने जो है पूरे अमेरिका को अपना गुलाम बनाया, उपनिवेश स्थापित किए बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो उस सब स्थिति में क्या हुआ, अब देखिए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो नेचुरली उनके साथ उन्होंने जो है कुछ अमानवीय किया होगा। अब ये गए क्यों थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि ये सोने चांदी की लालच में गए थे, मछली और रोदार खाल। क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस वापस गया था ना स्पेन, तो क्या लेकर गया था, सोना लेकर गया था। और उसी की आवाज सुनकर जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी भी वहां पहुंचे कि हमें भी सोना चांदी चाहिए। लालची लोग थे पहले से ही। तो इस प्रकार से सोना चांदी, मछली और रोएदार खाल के लिए, लाभ के लिए, अंततः हम कहेंगे कि लाभ के लिए जो यूरोप से लोग कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। यहां पर जब ये गए तो फ्रांसीसियों के तौर पर ये माना जाता है, क्वेश्चन भी पूछा था, मिसिसिपी का जो एक नदी है वहां पर, देखिए जैसे भारतवर्ष में जो है, जो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नाम आता है ना, तो वहां के आसपास के क्षेत्र जो मैदानी हिस्सा है, आज पूरे भारत को वहां से अनाज जो है वो जाता है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक ऐसी नदी थी, प्राचीन नदी, जिसका नाम है मिसिसिपी। जैसे मैंने अपने कहा ना, प्राचीन सभ्यता हमारी जो फली फूली वो गंगा के किनारे नहीं बसी, वो सबसे पहले जो इंडस रिवर के पास जो है, जो उस रिवर के किनारे ही बसे। तो उसी प्रकार से यहाँ सबसे जो नदी जहाँ पर सभ्यता फली फूली, वहाँ के स्थानीय लोग रहे, उसका नाम था मिसिसिपी नदी। तो फ्रांसीसियों ने देखा, क्योंकि फ्रांसीसियों ने इसी हिस्से के ऊपर जो है अधिकार जो है वो जमाया सबसे पहले, जो आपका मिसिसिपी वाला प्रदेश है, जिसे लुसियाना प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस प्रदेश में उन्होंने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, खासतौर पर जो हस्तशिल्पी, जो हाथ के द्वारा जो चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाते थे उस समय, उनको बेचने के लिए इस नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। और खाद्य पदार्थ जो जिस जगह के ऊपर नहीं मिलता है, उसको बेचने के लिए दो चीज़ें, एक तो हस्त जो बनाई हुई चीज़ें, और दूसरा जो है वो खाद्य पदार्थ, इनका आदान प्रदान करते हैं। वस्तुओं को वस्तुओं के बदले में जो है वो लेते हैं, क्योंकि उस समय करेंसी नहीं चली थी। तो ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया, और इस प्रकार से उन्होंने देखा कि वहाँ लोग, और इसी क्षेत्र के ऊपर उन्होंने देखा इस क्षेत्र के इन चीज़ों को अगर वो प्राप्त करेंगे तो इनको ले जाकर जो है बेचेंगे तो बहुत मुनाफा होगा। और ऐसा ही उन्होंने, इसलिए इस क्षेत्र के ऊपर उन्होंने जीता। इस जगह के ऊपर सबसे पहले गए व्यापारी बनकर, वो खरीदने लगे पहले उनके साथ, और बाद में ठीक उसी प्रकार जैसे भारतवर्ष में पहले व्यापारी बनकर आ रहे, बाद में फिर उनको गुलाम बना लिया, ठीक उसी प्रकार से। और ये कहते हैं कि वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनको वो क्या देते हैं, क्योंकि चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जाती थी, तो उनको क्या देते थे, एक तो कंबल, क्योंकि सर्दी बहुत होती थी इसलिए कंबल दिए गए, तो वो बहुत खुश हो गए। फिर लोहे का बर्तन जो उनके पास नहीं होते थे वो दिए गए। बंदूकें, देखिए वो तीर कमान चलाने वाले लोग थे, लेकिन उनको बंदूकें दी गई, अब आधुनिक जो हथियार दिया गया। और शराब, देखिए अंग्रेज लोग जहाँ भी गए, चाहे भारत हो, चाइना के आपने देखा वार जो है वो वहाँ पे अफीम के नाम से, तो शराब से और अफीम से लोगों को गुलाम बनाया जाना, ये अंग्रेजों ने सिखाया। तो वहाँ शराब पिलाई गई लोगों को, ताकि वो उस आदत के शिकार हो जाए और बाद में उनको गुलाम आसानी से बनाया जा सके। ठीक है, कमजोर बनाया फिर गुलाम बनाया, तो इस प्रकार से शराब। तो वहाँ के लोग जो है शराब से परिचित नहीं थे, याद रखना, अंग्रेजों ने उसको उनकी लत लगवाई। फिर आता है, वहाँ से भी उन्होंने, अंग्रेजों ने कुछ सीखा, और वो था वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो तंबाकू पीते। तंबाकू अमेरिका में पैदा हुआ सबसे पहले, और फिर वो विभिन्न देशों में गया। तो भाई तंबाकू जो है वो अगर सेवन जो है आरंभ किया यूरोपीय लोगों ने, तो कहाँ से सीखा उन्होंने, यहाँ के मूल निवासी, अमेरिका के मूल निवासी। तो अमेरिका के मूल निवासी के बारे में अगर 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आप आराम से जो है बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो मैंने डार्क किया हुआ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप आ जाए और अंडरलाइन कर दे तो आप 3 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। डेट्स और नाम तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको तो हमेशा जो है याद कर लीजिए बड़े ध्यान से। फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार। आज का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो क्या पहले से ही वैसे था? देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं था। आपको मालूम है कि यहाँ पर भी जो है कॉलोनियाँ जो है स्थापित हो चुकी, विभिन्न यूरोपीय देशों से लोग जो है यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन एक समय के बाद जो है इन्हीं कॉलोनियों ने बगावत कर दी अपने ही देश के खिलाफ, क्योंकि ये देखिए भारतवर्ष से अंग्रेज चले गए, छोड़ दिए ना, 47 में चले गए, क्योंकि यहाँ अनुकूल परिस्थितियां भी नहीं थी और अनुकूल उनका जो है भौगोलिक परिस्थितियां भी नहीं थी, क्योंकि वो ठंडे इलाके में रहने वाले लोग थे, इसलिए उन्होंने छोड़ के चले गए। यहाँ पर परिस्थितियां उनके अनुकूल थी, अमेरिका में बहुत सारी जमीन उनके पास थी और वैसा ही क्लाइमेट था जैसा उनका यूरोप में था। तो भाई यहाँ से नहीं गए, बजाय इसके उन्होंने वहां पर क्या किया, जो 13 उपनिवेश स्थापित किए थे, ब्रिटेन की जो बस्तियां वहां पर 13 उपनिवेश स्थापित, ये रेड रेड सा नजर आ रहा था, 13 उपनिवेश स्थापित थे किसे, ब्रिटेन सरकार के द्वारा। यहाँ पर यहाँ के लोगों ने जो है, जो वहां पर रह रहे थे, उन्होंने जो है इनके विरुद्ध जो है वो युद्ध किया, और इस प्रकार से 1783 ईस्वी में जो है ब्रिटेन की पराजय हुई, और इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आया 1773 ईस्वी में। लड़ाई की 1776 से लेकर 83 के बीच में लड़ाई लड़ी गई, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में। जो जब अस्तित्व में ये 18वीं शताब्दी में आया, तो उस समय ये छोटे रूप में था, केवल छोटे से रूप में था, कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था। लेकिन अब तो बहुत बड़ा है ना ये सारा क्षेत्र। तो ये कैसे आया आस्ता आस्ता करके, ये कहता है। फिर क्या हुआ उसके पश्चात जो है, जो फ्रांस, जो लुसियाना जो क्षेत्र जो है जिसके ऊपर अधिकार फ्रांस ने जमाया था, उसे 1803 ईस्वी में जो खरीदा गया, ठीक है, फ्रांस से खरीदा गया। और इसी प्रकार से अलास्का जो ये वाला हिस्सा था, यहाँ पर जो रूस का कब्जा था, तो रूस से खरीदा गया 1867 ईस्वी में। लेकिन 1803 में फ्रांस से खरीदा, लुसियाना 1867 में खरीदा, किससे, रूस से, अलास्का वाला क्षेत्र। और फिर अब बच गया दक्षिण वाला हिस्सा, क्योंकि ये जो न्यू मैक्सिको का जो है प्रदेश, जो मैक्सिको का हिस्सा, और ये स्पेन के पास था,
इसे जो है युद्ध के द्वारा जीता गया, युद्ध के द्वारा, याद रखने से युद्ध के द्वारा जीत लिया गया। और इस प्रकार से विस्तार 93 तक जो चलता रहा, 76 से लेकर 93 तक जो है ये विस्तार चलता रहा। और इस प्रकार से यहाँ के जो मूल निवासी थे वो लगातार उनको खदेड़ते चले गए, खदेड़ते चले गए, क्योंकि जमीन के ये कहाँ थे, ये हम इस तरह से मान सकते हैं कि भारतवर्ष में भी अभी जो है आदिवासी लोग रहते हैं, जो जिनका जिनका जो रोज जिनका जो दिनचर्या है वो जंगलों से प्रारंभ होती है और जंगल से ही वो सारी चीजें प्राप्त कर। ठीक उसी प्रकार से इनके जंगल बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उनको खदेड़ा गया, जंगल काटे गए, खदेड़ा गया, पीछे हटाते चले गए और इस प्रकार से वहां पर कृषि जो हो करते गए, क्योंकि उनका काम था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, तो वन क्षेत्रों से निकालते चले गए। तो एक क्वेश्चन भी आता है कई बार आपको कि फ्रंटियर पूछा जाए कि फ्रंटियर क्या है। देखिए फ्रंटियर क्या था कि जब यूरोपियन लोग जो है अमेरिका में पहुंचे तो वहां के जो मूल निवासी थे उनको उनकी जमीनी से बेदखल करते गए, पीछे हटाते चले गए और जहां पर वो पहुंच जाते थे उस रेखा को, सीमा को कहा जाता था फ्रंटियर। उस पश्चिमी सीमा को, पश्चिम की तरफ उन्होंने उनको भगाया था। याद रखिए मरुस्थल की तरफ, पश्चिम की तरफ थे ना, तो उसकी तरफ उनको धकेला उनको, और उस रेखा जहां तक उनको धकेल देते थे उसको कहा जाता था फ्रंटियर। क्या कहा जाता था? फ्रंटियर। तो ये जो कार्य था ये 1892 ईस्वी तक जो है फ्रंटियर का अंत हुआ। मतलब कहने में हम कह सकते हैं 1892 ईस्वी में पूरी तरह से जो वहां की जो सभ्यता है उसको खत्म कर दिया गया था 1892 तक, और इस प्रकार से फ्रंटियर का अंत हुआ। मतलब अब कोई सीमा नहीं बची थी और इस प्रकार से अब पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन चुका था 1892 में। क्लियर हो गया। अब आता है यूरोपियनों का आगमन क्यों हुआ। ये 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कारण क्या थे, क्यों गए वो लोग इस जगह से छोड़कर, जो बहुत खूबसूरत देश थे और बहुत अमीर देश थे, वहां से लोग क्यों गए दूसरे देशों में। तो भाई 3 कारण बड़े इजीली समझ लेना है कि पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन। ये ब्रिटेन है जिसने भारतवर्ष के ऊपर भी कब्जा किया, उपनिवेश 250 वर्ष तक स्थापित किया, लगभग 200-250 वर्ष तक, 1757 से लेकर जो है वो आपका 1947 तक। तो भाई इस देश से या फ्रांस से लोग जो है छोड़कर इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर एक सरकार का नियम है कि यहाँ पर पिता की जो संपत्ति थी उस समय, उसके जो अधिकारी थे केवल बड़े जो बेटा था वो उत्तराधिकारी माना जाता था, और जो छोटे बेटे होते थे उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता था। इसलिए जो छोटे पुत्र थे वो कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, ऐसी संपत्ति हासिल करने के लिए जहां पर उसको उसका नाम हो सके। ठीक है, तो पहला कारण। दूसरा, जर्मनी, स्वीडन और इटली। देखिए ये जर्मनी है, ये स्वीडन है और ये इटली है। इन देशों से लोग इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जमींदारों ने इनको जो है उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया था, जमीनें नहीं बची थी, इसलिए वो कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। तीसरा कारण, जो पोलैंड की बात करें तो पोलैंड से लोग इसलिए गए क्योंकि पोलैंड में जो लोग थे वहां की जो चरागाह है, पोलैंड में जो चरागाह है उनको स्टेपी क्षेत्र कहा जाता है, स्टेपी घास कहा जाता है। वो ऐसे क्षेत्र जो अमेरिका में भी थे जिनको प्रेयरी चरागाह कहा जाता है, तो इसलिए भी वो वहां पे गए क्योंकि उनको जो है जैसे कि भेड़ बकरियां चराना, यहीं से उनका व्यवसाय चलता था, तो वो ले गए वहां पर। तो इस प्रकार से उन्होंने संपत्ति। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण क्या था कि जो इन जगहों के ऊपर, इन क्षेत्रों, यूरोपियों में जो है जो जमीन थे उनके भाव बहुत ज्यादा थे, लेकिन अमेरिका में भूमि की कमी नहीं थे, लोग कम थे, इसलिए वहां पर जो है मांग कम होने के कारण वहां पर कीमत बहुत ही कम थी जमीनों की, इसलिए भी लोग जो है कम कीमत पर अधिक जमीन खरीदने के लिए अमेरिका बस गए। क्लियर हो गया। तो ये 3 कारण ही काफी होंगे 3 नंबर के लिए आपको बताने के लिए। अब अंतिम आता है दास प्रथा का अंत। ये भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि दास प्रथा होता है ऐसे व्यक्तियों को खरीदना, बाजार से खरीद लेना जो आपके लिए काम करे और फिर जिंदगी में जब तक वो मरता नहीं वो आपके काम करता रहेगा बिना तनख्वाह से। आप कुछ दें उनको, चाहे आप उनको मार दें, सरकार बिल्कुल नहीं पूछेगी, उनको दास कहा जाता है। ये शब्द बहुत खतरनाक है। तो भाई दास जो है ये यूरोपियों के लोगों के आगमन के कारण ही जो प्रारंभ हुआ था। जब ये चले गए अमेरिका में, तो अमेरिका में ये अमीर आदमी थे, अमेरिका में जमीन खरीद ली, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली, बहुत सस्ती जमीनें थी, बड़े बड़े, तो उन जमीनों पर ऊपर काम करने के लिए जो जरूरत थी उनको, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वहां के जो स्थानीय लोग जो बहुत वेलकम, उन्होंने स्वागत किया वहां के लोगों का कि भाई आप आए, आपका स्वागत है। लेकिन उन्हीं ही लोगों ने उनको गुलाम बना दिया, पकड़ा उनको और उनको जो है जबरदस्ती काम करने। अब वो कैसे लोग थे? वो थे निर्वाह कृषि करने वाले, कम कृषि करने वाले। अब उनसे बड़े बड़े खेतों में काम करवाया जाने लगा, तो भाई क्या था, खाना नहीं मिलना, तो उनकी मौत होने लगी, बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात अब उन्होंने सोचा भाई ये लोग तो काम के नहीं है, तो अब जो है ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो बड़े स्ट्रांग हो, ताकतवर हो और काम करे। तो वो कहाँ मिल सकते थे? अफ्रीका। अफ्रीका देखिए ऐसा कॉन्टिनेंटल है, ऐसा
ऐसा जो है वो महाद्वीप है जहां पर जो भूमध्य रेखा जो बीच में होकर जाती है, और इस कारण वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और इसीलिए वहां पे लोग काले होते हैं। विकट परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं। देखिए जैसे हिमाचल की बात करें, अगर आप एक मंडी का बच्चा ले लें और एक जो किन्नौर का बच्चा लें और उनको बोले चढ़ने के लिए, तो सबसे पहले पहुंचने वाला किन्नौर, क्योंकि जो परिस्थितियां वो आदमी का स्ट्रांग बनाती है। तो इनकी परिस्थितियां इतनी खतरनाक है, तो उन परिस्थितियों के कारण ये लोग कितने बहुत स्ट्रांग है। इनको पकड़ा गया। ये गरीब देश थे, गरीबों को अमीरों ने हमेशा लूटा है, ये एग्जाम्पल है। तो भाई अफ्रीका से इन दासों को पकड़ा जाता था, जाल में पकड़ा जाता था, फिर इनको बेचा जाता था, क्योंकि सबसे पहले जो पकड़ने वाले थे स्पेन और पुर्तगाल के लोग थे। वो ले जाते अपने बाजार में और फिर उनको बेचा जाता था, सरेआम बोली की जाती थी, और जो खरीद लेता था और फिर अमेरिका पहुंच जाते थे, प्रकार से उनसे काम लिया जाता था। ये थी दास प्रथा, ठीक है। तो भाई अब इनको लिया जाने लगा। लेकिन एक और चीज बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आपका ऊपर वाला हिस्सा, उत्तरी हिस्सा था, उसमें बाग या कृषि उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कि दक्षिणी हिस्से में। तो सबसे ज्यादा अगर दास अगर खरीदे गए तो दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा, जो दक्षिणी राज्यों में सबसे ज्यादा खरीदे गए दासों को काम करने के लिए। क्या काम करना, वहां सबसे ज्यादा कृषि किसी की जाती है, कपास और गन्ना उत्पाद, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत उस समय मिलती थी बाजार में। तो कपास और गन्ने की खेती के लिए इनको ले जाया गया। क्या हुआ, समय बीता चला गया, और समय बीतने के साथ क्या हुआ, अब जो उत्तरी अमेरिका की जो स्टेट्स थे, जो राज्य थे, वहां पर जो है स्वर उठने लगे इन लोगों की आजादी के लिए। क्योंकि कब तक आदमी देख सकता है, देखिए एक समय के बाद खुद को भी लगता है कि सचमुच ये अमानवीय व्यवहार है। सोचिए उनको पकड़कर जैसे मुर्गे डाले जाते हैं ना जहाज में, ठीक उसी प्रकार से इनको अधिक से अधिक जो है लादा जाता था। तो सोचिए सांस न मिलने के कारण बहुत सारे लोग मारे जाते थे, बीमारी लगने के कारण तो बहुत कम लोग बचते थे। तो सोचिए इन परिस्थितियों में इनको लोग को ले जाया जाता था, और फिर वहां पर ले जाने के बाद जंजीरों में जकड़ कर रखना हमेशा, क्योंकि डर लगता था ये बहुत स्ट्रांग आदमी थे, छूट ना जाए, हमारे को मार ना दे। इनको मार दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमें ना मार दे, उसकी पूरी जो व्यवस्था स्थापित थी। तो पूरे जिंदगी भर ये अपने देश को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर इन लोगों के ही कार्य करते रहे। सोचिए आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या जितने भी दूसरे यूरोपीय देश हैं, वो इन लोगों के श्रम के कारण है। याद रखना, इनका श्रम मिलने के कारण ही ये सारे विकसित देशों की श्रेणी में है, जो एक शर्मनाक बात है कि इतिहास ये बता रहा है। सोचिए इतिहास से ही हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। हम फक्र करें अपने इतिहास से कि हमारा इतिहास ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें जो है अपमानित भी होना पड़ता है आज, और वो है जाति प्रथा या कोई और व्यवस्थाएं जो आज भी विद्यमान है। तो सोचिए कभी कंपेयर हो तो जरूर अपने आप को भी कंपेयर करना सीखिए। तो अफ्रीका से दास लाए गए, और सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, मैंने कहा ना उत्तरी अमेरिका में जो है जो अधिकतर जो व्यवस्था थी वो कृषि के कारण नहीं थी, बागान के कारण नहीं थी, बल्कि वह इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पर हुआ। वहाँ पर जो है कम दासों की आवश्यकता है, जबकि दक्षिण में सबसे ज़्यादा दास जो है खरीदे गए दक्षिण राज्य में। अब क्या हुआ, उत्तरी राज्यों ने मांग करी कि जो दास प्रथा समाप्त होनी चाहिए, लेकिन दक्षिण राज्यों ने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं छोड़ेंगे दासों को जो है रखना। इसलिए क्या हुआ, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका इतिहास जो नंबर 1 देश है, उसमें 1808 से लेकर 1865 के बीच में लगातार युद्ध हुआ, गृह युद्ध जिसे कहते हैं। अपने ही लोग अपने राज्य आपस में लड़ पड़े 1808 से लेकर 1865 ईस्वी, और अंततः 1865 ईस्वी में जो है, क्योंकि उत्तरी जो राज्य थे उनकी विजय हुई, और इस प्रकार से 1865 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। और उस समय जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था अब्राहम लिंकन। याद रखिए अब्राहम लिंकन, वो ऐसा बच्चा जो एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, जिसकी अपनी जमीन में नहीं थी। वो बच्चा जब बचपन में खड़ा होता किसी ऊंचे स्थान के ऊपर तो यही कहता कि मैं एक दिन आएगा जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होऊंगा, और बच्चे उसका मजाक उड़ाते। सोचिए ऊंची उड़ान, ऊंची सोच रखिए, आप अवश्य पहुंचेंगे। अब्राहम लिंकन से सीखिए, उनकी जीवनी पढ़िए। तो लेकिन अब्राहम लिंकन ने 1865 ईस्वी में दास प्रथा, अमानवीय व्यवस्था का अंत तो कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी जान जो है गंवानी पड़ी। इसी के कारण दक्षिण राज्यों के किसी एक व्यक्ति ने उनकी जो है जान ले ली थी, उनको मार दिया था थिएटर में। तो इस प्रकार से ये है दास प्रथा का अंत। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए, 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, हर हेडिंग से आपको अवश्य आ चुके होंगे, तभी मेरा जो है सफल है ये पढ़ाना। आगे मैं अंत में कुछ चीज़ें जरूर कहता हूँ जो आपके लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आप बच्चे हैं, आप कल पिता भी होंगे, तो ध्यान रखिए
चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु, ऐसे गुरु जिन्होंने एक बच्चे को पकड़ा, एक ऐसा बच्चा जो किसी इतिहास में कोई स्थान नहीं रख सकता था, और उस बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया, और अंततः एक बड़ा साम्राज्य, सोचिए आज भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य कोई स्थापित नहीं कर पाया। अफगानिस्तान से लेके, सोचिए अफगानिस्तान भी उसमें शामिल होता था, हिंदू कुश परिवार से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण गोदावरी नदी तक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना यह चाणक्य के ने ही संभव हुआ था अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो वो क्या कहते हैं, देखिए उन्होंने जो कहा बहुत अल्टीमेट कहा है, यदि बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ समय के लिए रोएगा, मगर संस्कार ना दिए गए तो वो जीवन भर रोएगा। याद रखिए संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लगातार भूलते जा रहे हैं। हम संस्कारों की अवहेलना, अपने को आइडेंटिफाई करते हैं कि देखिए मैं हूं, ये मैं खतरनाक है। आपके आने वाले जीवन में आपके बच्चे भी संस्कारी नहीं हुए तो सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है। तो बेहतर है संस्कारों को अपनाएं, आपके पिता जो कहते हैं, माता जो कहते हैं उनको अपनाएं, खुशी से अपनाएं, क्योंकि उसी से आपका भविष्य है। आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।